सुप्रभात छात्रों। आज मैं अंजलि गुप्ता आपके साथ एक गुफ्तगू करना चाहती हूँ, यानी बातचीत करना चाहती हूँ, जिसमें हम लोग हिंदी की एक जानकारी हासिल करेंगे। यह जानकारी हमें कौन देगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलते हैं हम। सुप्रभात छात्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी के नाम से घबरा रहा है और पूरी तरह से जूझ रहा है। आज हम सब डरे हुए हैं और हम इसके खिलाफ क्या करेंगे, वास्तव में कोई कुछ नहीं जानता है कि हमें इसके खिलाफ कैसे लड़ना है। परंतु हम लड़ सकते हैं अगर हम अपने शौक को फिर से उन पर काम करें और उनको अच्छे से सबको बताएं, अपनी पसंद की कुछ चीज़ें करें, जिससे कि हमें एक कहना चाहिए कि पॉजिटिव या फिर अच्छी ऊर्जा मिले, जिससे कि हम लोग इस बीमारी पर नियंत्रण पा सकें और अपना बीमारी से लड़ने का जो तंत्र है उसको हम ताकतवर बना सकें। मतलब हम लोग इस बीमारी के खिलाफ खुद को ताकतवर कैसे बनाएं, इसी विषय से संबंधित आज की हमारी एक पेंटिंग आदि से संबंधित जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। ये देखिए, ये हैं हमारे M.F. हुसैन साहब, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आप इनकी चित्रकारियों से देखकर हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम अगर अच्छे से चित्रकारी करें या कोई भी अपने पसंद का कार्य करें तो हम जीवन में किसी भी बाधाओं को हटाकर आगे बढ़ सकते हैं। इनके बारे में अब मैं कुछ बताना चाहूँगी। आप एक वीडियो देखिए। मशहूर चित्रकार सैयद हैदर रजा को चित्रकला में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। 1950 में फ्रांस के पेरिस में जा बसे चित्रकार सैयद हैदर रजा इन दिनों दिल्ली में रह रहे हैं। रजा ने ज्यादातर पेंटिंग्स भारतीय अध्यात्म और दर्शन को आधार लेकर बनाया है। रजा का जन्म मध्य प्रदेश में मांडला क्षेत्र के बावरिया गाँव में साल 1922 में हुआ था। उनके पिता सैयद मोहम्मद और माता ताहिरा बेगम थी। 12 साल की उम्र तक रजा गांव में ही अपने माता पिता के साथ रहे। 1943 से 1947 तक उन्होंने मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षा प्राप्त की। रजा ने मकबूल फिदा हुसैन के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया था। साल 1950 में फ्रांस सरकार की एक फेलोशिप के तहत वो 3 वर्ष के लिए पेरिस चले गए। रजा की सौराष्ट्र नाम की पेंटिंग 2010 में क्रिस्टी की नीलामी के दौरान 16 करोड़ 45 लाख में बिकी थी। आज के जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने मेरे रजा साहब यानी सैयद हैदर रजा साहब के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। उन्हीं के बारे में आज हम सुजाता बजाज, जो कि खुद भी एक बड़ी प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जो कि आज पेरिस में रहती हैं और उनकी पूरी मूर्ति कला भारतीय रंग में डूबी हुई है और उनकी चित्रों और मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति और कला की छाप बखूबी दिखाई देती है। उन्होंने पूरी दुनिया में ऐसा सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। तो आज हम उनके द्वारा लिखा हुआ एक ऐसा जानकारी हासिल करेंगे जिसमें कि वो रजा साहब के बारे में हमें बता रही हैं, जिनके बारे में अभी अभी आपने एक वीडियो देखी थी। चलिए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। छात्रों, आप याद रखिएगा, मैं बीच में से आपसे कुछ भी पूछने वाली हूँ, तो आप कृपा करके ध्यान से सुनिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं। उस रात कुछ अनहोनी सी हुई
उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। शून्य की तरह लेटे हुए थे मतलब वो लगभग कोमा में थे, जिनको कि बिल्कुल अपना कुछ होश हवास नहीं था। सिर्फ सांसें चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। अलविदा, जिसको कि आज हम बोलते हैं बाय बाय। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रही हूँ, चित्र दिखा रही हूँ, जिसमें कि आपको सभी धर्मों का, ये रजा साहब का एक स्टूडियो है, जिसमें आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर कर्सर देखिए, यहाँ पर आपको ओम का सिंबल दिखाई देगा। फिर यहाँ पर आपको कहीं कहीं अलग अलग धर्मों के निशान दिखाई देंगे। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो कितने धर्म सहिष्णु थे। यहाँ पर आपको अलग धर्म दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर अलग धर्म के कुछ मूर्तियाँ, यहाँ पर आपको क्रॉस का भी निशान दिखाई दे रहा है। मैं वास्तव में उस जो सुजाता बजाज जी हैं, वो जब इनके स्टूडियो में गई हैं तो उनको वहाँ पर मूर्ति, गणपति जी की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ की एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, सभी कुछ दिखाई दे रहा था। तो उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ की एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। तो इससे क्या पता चलता है छात्रों हमें, कि वह हमारे जो रजा साहब थे वो बहुत धर्म सहिष्णु थे। वास्तव में हमें इस कहानी से यह पता चलता है कि हमें सर्वधर्म समभाव के रूप में हमें रहना चाहिए और हमें सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, सभी धर्मों का समान आदर करना चाहिए और हमें अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति को उजागर करते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों, जैसे मैंने आपको कहा था, मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ। अब आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेखिका भारत क्यों आई थी? अगला सवाल, लेखिका अस्पताल किससे मिलने गई थी? आगे बढ़े। लेखिका बेचैन क्यों हो गई थी? चलिए हम आपको उत्तर बताते हैं। लेखिका भारत अपने गणपति प्रदर्शनी के लिए आई थी। दूसरे सवाल का उत्तर देती हूं मैं। लेखिका अस्पताल सैयद हैदर रजा साहब से मिलने गई थी। तीसरे सवाल का उत्तर, सैयद हैदर रजा साहब के तबीयत खराब होने की वजह से लेखिका बेचैन हो गई थी। चलिए हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एच.एस. रजा हैं। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब, आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंटिंग करती हूँ। वे तुरंत उठ खड़े हुए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। अच्छा, आप देखना चाहेंगे प्रदर्शनी कैसी थी? मैं आपको इस प्रदर्शनी की एक झलक दिखाती हूँ। बच्चों, इस वीडियो का आनंद लीजिए।
यह लेखिका सुनीता बजाज जी की ही प्रदर्शनी है, जिसमें कि वो सैयद हैदर रजा साहब से मिलने गई थी। तो अभी हमने आपको बताया था कि जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शन को देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो एच.एस. राजा हैं। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा मैं कलाकार हूँ, पेंटिंग करती हूँ। वे तुरंत उठ खड़े और बोले, चलो आपका काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। तो छात्रों, आप देख सकते हैं कि ये जो कहानी है, ये जो विवरण है, वो हमारे शहर का ही है। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। इससे पता चलता है कि जो एच.एस. सैयद हैदर साहब हैं, वो पेरिस में रहते थे। मीन्स उन्होंने उनको, लेखिका को आमंत्रित किया है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। तन्मयता और लगन के साथ मतलब वो जो भी करते थे पूरा उसमें खो जाया करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में उनकी रुचि हुआ करती थी। अब हम कोई भी चीज़ खरीदते तो हम उसको अच्छे से संभाल कर रखते हैं ना, ताकि उसको पैकिंग करें, टूट फूट नहीं जाए, कोई खरोंच नहीं आ जाए। वैसे ही वो अपनी चीज़ें संभाल कर रखते थे। इससे हमें ये पता चलता है। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे। इससे इनकी एक और बात का पता चलता है कि वो अपना काम स्वयं करना चाहते थे। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने भी हमें बहुत बार बताया है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से, यानी बहुत तरीके से, देखभाल के साथ, धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। मतलब आपने देखा होगा, जब किसी की शादी होती है तो माँ बाप लड़की को कितना सहज संभाल कर, सजा संवार कर उसकी ससुराल में भेजते हैं। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ लिखते तो मत पूछिए। हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल इन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। इससे हमें पता चलता है वह मानव जाति का कितना ध्यान रखते थे। सभी लोगों का वो बहुत ध्यान रखते थे। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। मतलब बहुत ईमानदारी से एक दूसरे के अच्छाई और बुरी का वो लोग आंकन करते थे। हमने मुंबई,
लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ-साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। हिंदी उर्दू तो हमेशा ही बहुत अच्छी रही है उनकी। इससे हमें पता चलता है कि उनका दूसरी भाषाओं पर भी पूरा नियंत्रण था। अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छे से लिखते थे। तो कौन-कौन सी भाषाओं की जानकारी थी उनको? अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। और हिंदू उर्दू तो उनकी जानी पहचानी भाषाएं ही थी। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल वे पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। लेखिका की बेटी का क्या नाम था? हेलेना। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में बात करते थे। हालांकि वो पेरिस में रहते थे, दूसरे विदेश में रहे हुए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, परंतु अपनी भारतीयता, अपनी भारतीय भाषा, अपने राष्ट्रभाषा पर उन्हें हमेशा गर्व रहा है और वे हमेशा उसमें बात करना पसंद करते थे। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मतलब वो बहुत साधारण खाना पसंद करते थे। दाल, चावल, रोटी, आलू जो कि सामान्य थे, सभी लोगों को पसंद होती है और हम बोलते हैं ये पूरी तरह से पौष्टिक भोजन भी होता है। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी। जैसे कि हमें पता है कि वो दोनों पेरिस में रहते थे, तो बाहर विदेशों में अभी तो फिर भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से हम लोगों को हर चीज़ हर जगह उपलब्ध हो जाती है। परंतु आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें, तो भारतीय शाकाहारी खाना हर जगह पर उपलब्ध नहीं हो पाता था। तो लेखिका उनको क्योंकि पसंद था, किसको? एच.एस. रजा साहब को, तो उनकी पसंद का खाना उनको बना बना कर भेजा करती थी। उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए, उनके लिए भी, और उनके जो फ्रांस में रहने वाले जो दोस्त हैं, पेरिस के लोगों को क्या बोलते हैं हम? फ्रांसीसी। तो पेरिस के जो लोग थे, फ्रांसीसी लोग, उनके लिए भी वो खाना बना बना कर भेजा करती थी लेखिका। लेखिका का क्या नाम था? सुजाता बजाज। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई, तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफी कृतियां देखने का मौका मिल गया। फिर से मतलब लेखिका को इतना पसंद था उनकी सारी कृतियां देखना कि उनको, जब वो उनके दोस्तों से मिलने गई, तो उनकी सारी याददाश्त वापस से हिचकोले खाने लगी। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं। एंजल गार्जियन, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में गॉड फादर भी बोलते हैं, मतलब जो फरिश्ता हैं। एंजल गार्जियन का मतलब हुआ फरिश्ता, यानी आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। तो मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों? अब हमारी भूमिका बदल गई है। भूमिका यानी रोल। हम बोलते हैं ना, जब हम कोई पिक्चर, चित्र, मूवी देखते हैं कि ये रोल किसने प्ले किया, ये इस हीरो ने किया, तो रोल यानी भूमिका। अब हमारा रोल बदल गया है, हमारी भूमिका बदल गई है। तुम मेरी एंजल गार्जियन हो। अभी तक लेखिका रजा साहब को अपनी एंजल गार्जियन मानती थी, परंतु अब लेखिका को रजा साहब अपनी एंजल गार्जियन मानने लगे। मतलब एक दूसरे को बहुत सम्मान देने लगे। अब मैं नहीं। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए कितना पारस्परिक संबंध अच्छा था उनका। ठीक है छात्रों, तो अब इसमें से हम कुछ कठिन शब्दों का आकलन करते हैं। एक शब्द इसमें आया है पाठ में, करीने से यानी तरीके से, सलीके से, बहुत अच्छे से कोई कार्य करना। जैसे
मैं कोई भी कार्य करीने से करना पसंद करती हूँ। समालोचक, गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला। अर्थात हमें किसी को भी अगर अच्छाई या बुराई बतानी है तो हमें निष्पक्ष होकर करनी चाहिए। यानी किसी में अगर अच्छाई है तो हमें उसे अच्छा बोलना चाहिए, उसे हम बोलते हैं समालोचक। जिज्ञासा, उत्सुकता यानी कोई जानने की इच्छा। मुझे नए व्यंजन बनाने की विधि सीखने की जिज्ञासा है। मुझे बहुत आगे तक पढ़ाई करने की जिज्ञासा है यानी उत्सुकता है। अनहोनी, असंभव या ना होने वाली, जो कि कभी नहीं हो सकती। अनहोनी, होनी यानी होने वाली, अनहोनी यानी नहीं होने वाली। गार्जियन, संरक्षक, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे गार्जियन होते हैं, या फिर अगर किसी के मम्मी पापा साथ नहीं रहते, कोई और साथ में रहता है, तो वो बड़े लोग जो होते जो देखभाल करते हैं उसको हम गार्जियन बोलते हैं। इंटरव्यू, साक्षात्कार, जैसे कि लेखिका सुजाता बजाज जी ने रजा साहब का साक्षात्कार किया था, इंटरव्यू लिया था। आज हम न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं कि जो न्यूज़ रीडर रहते हैं वो नए नए सेलिब्रिटीज़ का या दूसरे लोगों का साक्षात्कार करते हैं। अच्छा छात्रों, अब जैसे मैंने आपको ये सब पढ़ाया है, उसके उपयोजन, पुनरावृत्ति और गृह कार्य के लिए ये मेरा गूगल फॉर्म का आईडी है। इस पर आप जाइए और आप देखिए, आकलन कीजिए कि आपने कितना अच्छे से पूरे पाठ को समझा है। उसमें आप जब लिख कर भेजेंगे तो मुझे पता चलेगा, मैं आपको जितने मार्क्स मिलेंगे, जितने अंक मिलेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि यह पाठ आप कितना समझ पाए। धन्यवाद।